एपिसोड की शुरुआत पे हम देखते हैं प्रिंसेस एरियल क्लिफ और एलिना को देखकर कहती है, मुझे कभी नहीं लगा था कि ये दोनों साथ होंगे। तो यहाँ सिल्फी सोचती है, पर क्या रूडियस अकेला है? वो तो लड़कियों को पसंद करता है, पर शायद वो इस टाइम इस चीज पर फोकस नहीं कर रहा है। और वो इस टाइम भी मुझे देखकर हाथ नहीं हिला रहा है, बल्कि फिट्स को देखकर हिला रहा है। तो थोड़ी देर बाद सिल्फी और रूडी नाना होशी से मिलने चले जाते हैं, जहाँ सिल्फी सोचती है, नाना होशी एक वुमेन है, तो शायद रूडियस को उसमें इंटरेस्ट हो। और ऊपर से इन दोनों के बीच में एक स्पेशल बॉन्ड है, जिसका मतलब इन दोनों का बॉन्ड मेरे और रूडी के बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पता नहीं ये कहाँ से आ गई है, पर ऐसा लग रहा है कि ये हमेशा से रूडियस के साथ ही थी। आखिरकार मुझे क्या करना चाहिए? मैं आगे बढ़ने से बहुत ज्यादा डर रही हूँ। पता नहीं मेरी करेज कहाँ चली गई है। काश कोई मुझे वो वापस दे दे। तो यहाँ हम देखते हैं रूडियस को अब यूनिवर्सिटी में 1 साल पूरा हो जाता है और अब उसकी उम्र 16 साल होती है। और यहाँ पर वो प्रैक्टिस कर रहा होता है, जहाँ बॉडीगार्ड उसे देख रहा होता है और कहता है, आखिरकार तुम्हें स्ट्रेंथ क्यों चाहिए? मैंने बहुत से मर्दों को देखा है जो कि समाज में अपना नाम करने के लिए बहुत कुछ करते हैं, और उनमें से कुछ लोग तो बहुत बेकार होते हैं, पर कुछ चीजें बहुत अच्छी होती हैं। आखिरकार ऐसी कौन सी चीजें हैं? लड़कियाँ, औरतें, जब तुम्हें एक मिल जाएगी तब तुम समझ जाओगे। तब रूडियस उसकी बातों को इग्नोर करता है और उससे बॉडी के सिग्नल ना पकड़ने का इलाज मांगता है, पर बॉडीगार्ड को इस बारे में कुछ पता नहीं होता। तब हम यहाँ देखते हैं बॉडीगार्ड के साथ लड़ाई के बाद स्कूल के काफी बच्चे रूडियस से डर के रह रहे होते हैं। तो वहाँ पर एक बीच लड़की रूडियस के पास से गुजरती है, पर वो रूडियस से डरकर वहाँ से चली जाती है। तो लीनिया कहती है, बॉस इस बेचारी को तंग करना छोड़ दो, ये तो पहले ही बहुत ज्यादा डरी हुई है। और तब पर सीनिया और लीनिया रूडियस का सबसे खास साथी बनने के लिए लड़ने लगती हैं। तो रूडियस कहता है, तुम दोनों को इस तरह लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम दोनों ही खास हो। तो लीनिया कहती है, आप समझ नहीं रहे हो बॉस, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में सबको अपनी अपनी जगह पता होनी चाहिए। तब पर सीना कहती है, और जब आपने फिट्स को भी हरा रखा है तो आप इस स्कूल पर कब्जा भी कर सकते हो। तो रूडियस इस बात के लिए मना करने लगता है। तब यहाँ क्लास में क्लिफ रूडियस से कर्सेस के बारे में पूछने लगता है। तो रूडियस उसे बताता है कि लैपलेस ने अपने कर्स को अपने भालों के जरिए सुपर्स को दे दिया था, जिसे सुनकर क्लिफ बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। तब उसे एक आइडिया आता है। तब हम यहाँ देखते हैं लंच टाइम में सभी लोग रूडियस और बॉडीगार्ड की लड़ाई के बारे में बातें कर रहे होते हैं। तब बॉडीगार्ड उनके साथ खाना खाने आ जाता है। तब जूली और बॉडीगार्ड मिलकर ड्रिंक करना स्टार्ट कर देते हैं और जुनोबा भी उन्हें ज्वाइन करने के बारे में कहता है, पर रूडियस मना कर देता है। और तब उसके बाद रूडियस नाना होशी के पास चला जाता है, जहां वो समनिंग सर्कस में मैजिक भरने के एक्सपेरिमेंट में उसका साथ दे रहा होता है। और रूडियस हमें बताता है कि इस एक्सपेरिमेंट में मैं उन मैजिक सर्कल्स में माना भरूंगा जिसे नाना होशी ने खुद बनाया है, क्योंकि बहुत सारे समनिंग सर्कल्स गुम हो चुके हैं और इसने उनके प्रिंसिपल्स को पढ़ा है, और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद इसने खुद के कुछ स्पेल्स बनाए हैं। तो हम यहाँ देखते हैं वो एक्सपेरिमेंट भी फेल हो जाता है। तो रूडियस कहता है, आखिरकार हम ये एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहे हैं? इससे हम दूसरी दुनिया के लोगों को यहाँ बुलाएंगे। वैसे तो ये पॉसिबल नहीं है, पर अगर ये ऐसा मैजिक सर्कल बना लेती है तो वो उन्हें वापस उन्हीं की दुनिया में ले जाने का मैजिक सर्कल बना सकती है। तो रूडियस कहता है, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, पर अगर इसकी वजह से दूसरा माना डिजास्टर हुआ फिर हम क्या करेंगे? मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, और अगर मैं अपने थ्योरम्स पर अच्छी तरह काम करूंगी तो मुझे पता लग जाएगा कि वो डिजास्टर कैसे हुआ था, और ये माना डिजास्टर ना हो इसके लिए मैं बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ। मैं भी इस समनिंग मैजिक को सीखना चाहूंगा, और आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि आप मुझे सिखाएंगी। समनिंग मेरी लाइफ लाइन है, इसलिए मैं इसे सबके साथ शेयर नहीं कर सकती, पर मैं इस एक्सपेरिमेंट के बाद तुम्हें एक चीज जरूर बताऊंगी, और जब मैं एक बार घर चली जाऊंगी तब तुम मेरी सारी रिसर्च पढ़ सकते हो, और अगर तुम्हें इसके बारे में इतना ही जानना है तो खुद की रिसर्च करो। तो हम यहाँ देखते हैं रूडियस जूली को मैजिक और स्टैचू बनाना सिखा रहा होता है, पर उसका मैजिक अभी भी इतना ज्यादा डेवलप नहीं हुआ होता, पर वो हाथों से काफी अच्छा काम कर रही होती है। तब अगले दिन रूडियस को स्वॉर्ड आर्ट की तरफ से एक मैसेज आता है और उसने उसे मिलने के लिए बुलाया होता है। तो वो दोनों एक दूसरे को मिलकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तब स्वॉर्ड आर्ट कहता है, इस कपड़ों में तो तुम ऐसे लग रहे हो कि तुम आज पहली बार एडवेंचर पर निकले हो। तो क्या इसका मतलब मुझे तुम्हारे बैग उठाने पड़ेंगे? क्या तुम मजाक कर रहे हो? ये काम तो हमें करना चाहिए, क्योंकि तुम हमसे बहुत ज्यादा ताकतवर हो। और एलिना, मुझे नहीं लगा था कि तुम कभी कोई बॉयफ्रेंड बनाओगी। क्या ये मजाक है? ये इसलिए है क्योंकि आज तक कोई भी मर्द मेरा दिल नहीं जीत पाया था, पर क्लिफ बहुत अच्छा है और मुझे इससे बहुत ज्यादा प्यार है। जिसे सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। और तब स्वॉर्ड आर्ट को एक मीटिंग की वजह से वहाँ से जाना पड़ता है, और तब वो और रूडियस एक दूसरे को दोबारा से मिलने का प्रॉमिस करते हैं। तब एलिना और क्लिफ कुछ दोस्तों के साथ एडवेंचर पर चले जाते हैं, और यहाँ रूडियस मार्केट निकल जाता है, जहाँ वो फिट्स और लूक को देखता है। तब वो फिर से फिट्स से बात करने की कोशिश करने लगता है, पर हम देखते हैं फिट्स उसे इग्नोर कर रहा होता है। तब
रूडी सोचता है क्या मैं गलत टाइम पर आ गया हूँ? कहीं ये दोनों एक दूसरे को डेट तो नहीं कर रहे हैं? क्या ल्यूक को लड़का और लड़की दोनों पसंद हो? तो ल्यूक कहता है इस टाइम फिट्स तुमसे बात नहीं कर सकता क्योंकि हम लोग इस टाइम प्रिंसेस की गार्ड ड्यूटी पर हैं, तो इसलिए इसे माफ कर देना। पर हम देखते हैं फिट्स अभी भी रूडियस से कुछ नहीं कहता, पर रूडियस इस बात से थोड़ा उदास हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। और तो वो अपने दोस्तों के पास अपनी फीलिंग्स को शेयर करने के लिए जाता है, पर हम देखते हैं कोई भी इस टाइम फ्री नहीं होता। और तब वो लाइब्रेरी के अंदर पढ़ने चला जाता है जहाँ वो फिट्स से मिलता है। तब फिट्स पूछता है आखिरकार तुम इतने उदास क्यों हो? तब रूडियस उसे सारी बात बताता है। तब फिट्स कहता है मैं जब भी ड्यूटी पर होता हूँ तब मुझे बोलने की आजादी नहीं होती क्योंकि मैं साइलेंट फिट्स हूँ, और अगर मैं इस आवाज में लोगों से बात करूंगा तो कोई भी मुझे सीरियसली नहीं लेगा, तो इसलिए मैं जब भी प्रिंसेस की गार्ड ड्यूटी पर होता हूँ तब मैं बोल नहीं सकता हूँ। तब रूडियस कहता है पर मैंने तो वहाँ पर प्रिंसेस को देखा ही नहीं। तो फिट्स कहता है वो अगली शॉप पर ही थी और हम अकेले नहीं है जो उन्हें गार्ड कर रहे हैं। तो रूडियस सोचता है मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, पर मुझे लगता है प्रिंसेस एरियल फिट्स का रूप बदलकर वहाँ पर घूम रही थी ताकि कोई उन्हें पहचाने ना। तो इससे अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि फिट्स मुझसे नाराज नहीं है, और कहता है मुझे खुशी है कि आप मुझसे नफरत नहीं करते हो। तब फिट्स कहता है आखिरकार मैं तुमसे नफरत कैसे कर सकता हूँ? तो यहाँ रात को फिगर्स बनाते टाइम रूडियस को फिट्स याद आ रहा होता है और वो सोचता है मुझे वो सारी चीजें याद है जो कि फिट्स ने मेरे लिए की है। उसकी हर एक हरकत, उसकी वो खुशबू और उसकी वो स्माइल, मैं उसे चाहकर भी भूल नहीं पा रहा हूँ। ये सारी चीजें एक ही तरफ पॉइंट कर रही हैं कि ये प्यार है। मैं एक आदमी से प्यार कर बैठा हूँ, पर रुको, क्या वो सच में आदमी ही है? और तब वो इस बारे में जानने के लिए प्रोफेसर जीनस के पास चला जाता है, पर वो फिट्स के बारे में उसे कोई भी इंफॉर्मेशन देने से मना कर देते हैं। तब रूडियस कहता है पर क्या आप मुझे कम से कम उसका जेंडर बता सकते हैं? तो जीनियस मेल कहता है, और हम देखते हैं रूडियस को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता और वो सोचता है आखिरकार तब मैं क्या करूँगा जब वो एक औरत निकलेगा? क्या मुझे उससे बाहर जाने के बारे में पूछना चाहिए? और तब हम देखते हैं फिट्स वहाँ पर आ जाता है और रूडियस अचानक से डरकर नीचे गिर जाता है और फिट्स भी उसके ऊपर गिर जाता है। तब रूडियस को कुछ महसूस होता है और वो कहता है फिट्स क्या तुम लड़की हो? तब फिट्स मना करके मैं लड़का हूँ कहकर वहाँ से भाग जाता है। तब रूडियस सोचता है फिट्स से एक लड़की है, पर ये बड़ी बात नहीं है क्योंकि बहुत टाइम बाद मेरी बॉडी ने सिग्नल दिया है। अब मुझे समझ में आया कि मैन गॉड ने मुझे माना डिजास्टर के बारे में पढ़ने के लिए क्यों कहा था, पर लगता है फिट्स इस बात को छुपाना चाहता है कि वो एक लड़की है। तो मैं इसमें उसका साथ जरूर दूंगा और किसी को भी उसकी सच्चाई नहीं बताऊंगा। फिट्स ही है जो मेरी इस बीमारी को ठीक कर सकता है, पर मैं इस टाइम उसके ज्यादा करीब नहीं जा सकता, पर मुझे सब कुछ धीरे धीरे करना होगा। तो यहाँ रूडियस सोच रहा होता है कि मैं अपने बडी के दोबारा से जाग जाने की वजह से इतना ज्यादा खुश था कि मैं रात भर सो ही नहीं पाया। इस टाइम मैं सिर्फ फिट्स के बारे में ही सोच रहा हूँ, पर मेरा बडी फिर से कोई रिस्पांस नहीं दे रहा है, तो मुझे सोचना ही होगा कि आखिरकार मैं इसे कैसे ठीक करूँगा। और तब लोग फिट्स के बारे में रूडियस से बात करने आता है, पर रूडियस कोई भी बात करने से मना कर देता है और कहता है कि वो फिट्स की सच्चाई के बारे में कुछ नहीं जानता है, और वहाँ से भागते हुए सोचता है मैं जानता हूँ कि मैंने कहा था कि मैं फिट्स के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करूँगा, पर ये मेरे लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। तब यहाँ प्रिंसेस एरियल ने फिट्स को बुलाया होता है और वो कहती है रूडियस मुझसे शॉपिंग पर मिला था, जिस वजह से उसे फिट्स के बिहेवियर में कोई चेंज लगा, और ऊपर से मैंने सुना है कि रूडियस और फिट्स लाइब्रेरी में गिर गए थे और फिट्स वहाँ से ये चिल्लाते हुए भागा कि वो एक आदमी है, और अब जब उसने तुम्हें छू लिया है तो इसका मतलब वो तुम्हारी सच्चाई जान गया है। पर जब लूक ने उससे पूछा तब उसे कहा कि वो फिट्स के बारे में किसी से कुछ नहीं कहेगा। पर अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार तुम क्या चाहती हो? मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है कि तुम धीरे धीरे रूडियस के करीब जा रही हो, पर तुमने 6 मंथ में कोई प्रोग्रेस नहीं दिखाई है, तो इसलिए मुझे तुम दोनों के बीच में बोलना ही पड़ेगा। मैं तुम्हारी इन हरकतों को देखकर थक चुकी हूँ, तो इसलिए अपनी हिम्मत इकट्ठी करो और उसे बता दो कि तुम सेल्फी ही हो। क्या तुम इसके अलावा भी कुछ करना चाहती हो? तो सेल्फी मना कर देती है। तब प्रिंसेस एरियल कहती है तुमने मुझे बहुत बार बचाया है और शुरू से लेकर आज तक बचाती ही आई हो। तो सेल्फी कहती है ये मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं अपने दोस्त की मदद करना चाहती हूँ। तब प्रिंसेस एरियल कहती है इसलिए तुम मेरे लिए खुद को रोक रही हो, पर तुम मेरी दोस्त हो, मेरी गुलाम नहीं। तो अगर तुम्हें वो चीज मिल गई है जो तुम करना चाहती हो तो तुम्हें उसे प्रायोरिटी देनी चाहिए, मुझे नहीं। तो सच सच बताओ कि आखिरकार तुम क्या करना चाहती हो? तो सेल्फी कहती है मैं इस टाइम रूडी के साथ रहना चाहती हूँ, पर मुझे डर है कि अगर रूडी ने मुझे पहचाना नहीं तो मैं इस चीज का सामना कैसे करूँगी। तब प्रिंसेस एरियल कहती है तो चलो फिर इसके बारे में बात करते हैं।
और तब वो रूडियस और सिल्फी को मिलाने के लिए कोई प्लान सोचने लगते हैं, जहाँ सिल्फी उन्हें रूडियस के साथ अपनी मेमोरीज के बारे में बताती है, जहाँ पर वो उन्हें वो कहानी बताती है जहाँ पर रूडियस को लगा था कि सिल्फी एक लड़का है, पर जब वो लोग एक साथ नहाने गए थे तब उसकी वो गलतफहमी दूर हो गई थी। तब यहाँ शाम को प्रिंसेस एरियल कहती है, चलो फिर अब हम अपने प्लान को डिस्कस करते हैं। पर मुझे एक चीज बताओ सिल्फी, तुमने कल कहा था कि तुम रूडियस के साथ रहना चाहती हो, पर आखिरकार तुम उसके साथ कैसा रिलेशन बनाना चाहती हो? तब सिल्फी कहती है, मैं उसके साथ बेड शेयर करना चाहती हूँ। तब प्रिंसेस एरियल कहती है, तो तुम्हें इसके लिए बहुत मेहनत करनी होगी, तो इसलिए अगर तुम इस बार भी अपनी सच्चाई नहीं बता पाई तो आसुरा के सेकंड प्रिंसेस होने के नाते मैं तुम्हें उससे दोबारा से मिलने की इजाजत कभी नहीं दूंगी। तब सिल्फी हाँ कहती है और प्रिंसेस एरियल उसे अपना प्लान बताने लगती है। और तब फिट्स रूडियस से मिलने चली जाती है और उसे अकेले में कुछ बताने के लिए चली जाती है और कहती है, प्रिंसेस एरियल के सामने एक दूसरे नोबल ने अपने बॉडीगार्ड की तारीफ की थी, जिस वजह से उन्होंने भी कुछ ज्यादा ही कह दिया। उस नोबल का कहना था कि उसके बॉडीगार्ड और 3 और लोगों ने जाकर एक फ्लावर लाया है जो कि फॉरेस्ट ऑफ हिल में मिलता है, और इसके बाद प्रिंसेस एरियल ने कहा था कि ऐसा तो कोई भी कर सकता है और फिर तो छोटे से ग्रुप के साथ भी कर लेगा। तो फिर ठीक है, मैं एडवेंचरर से बात करता हूँ और देखता हूँ कि मुझे वो फ्लावर किसी से मिल जाए। पर ये तो गलत होगा, क्योंकि इससे तो मैं ये नहीं बता पाऊंगा कि मैं कितना कैपेबल हूँ। कैपेबिलिटी बहुत अलग अलग फॉर्म में होती है और कनेक्शन होना भी एक स्ट्रेंथ में गिना जाता है। पर मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि अगर प्रिंसेस एरियल को इसके बारे में पता लगेगा तो वो बहुत ज्यादा उदास हो जाएंगी। तो फिर मैं कुछ और लोगों से मदद मांगता हूँ। क्या हम लोग अकेले ये काम नहीं कर सकते? तो रूडियस इस बात के लिए मान जाता है और हम देखते हैं वो दोनों ही अगले दिन जंगल में चले जाते हैं, जहाँ फिट्स रूडियस को उसकी हेल्प करने के लिए उसे पैसे देने की बात करती है, पर रूडियस मना कर देता है। तब फिट्स कहता है, पर तुम्हें कम से कम मेरी मदद करने के पैसे तो मिलने ही चाहिए। मैं आपको बता दूं कि मेरी फीस बहुत ज्यादा है। तो फिट्स सोचता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा जब मैं रूडियस को पैसों से खरीदने की कोशिश कर रहा हूँ। और वो शर्माने लगता है। और तब यहाँ वो लोग और आगे बढ़ने लगते हैं और तब सिल्फी रूडियस की छड़ी की तारीफ करने लगती है और तब वो उससे छड़ी को मांगने लगती है। तब रूडियस कहता है, तो आखिरकार आपको ये कैसा लगा? ये छड़ी तो सच में बहुत मोटी है। क्या इसे चलाने के लिए दोनों हाथों का यूज करना पड़ता है? शायद इसकी हाइट इसलिए इतनी बड़ी है क्योंकि ये मेरे तब ज्यादा काम आएगी जब मैं बड़ा हो जाऊंगा। और तब सिल्फी अपने मैजिक से वहाँ के मौसम को बदल देती है और तब रूडियस अपने मैजिक से उन बादलों को हटाने की कोशिश करने लगता है, पर फिट्स अपनी पूरी जान लगाकर उसे रोकने की कोशिश करने लगती है, जिस वजह से रूडियस उसे नहीं रोक पाता और वहाँ पर बारिश स्टार्ट हो जाती है। और तब वो लोग भागते हुए बड़ी मुश्किल से एक केव तक पहुँच जाते हैं। तो रूडियस सोचता है, फिट्स ने जब मुझे हायर किया था तब वो बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था और अब इन बादलों को देखकर लग रहा है कि ये बहुत जल्दी यहाँ पर आ गए हैं। लगता है इनके ऊपर किसी ने मैजिक किया है कि ये सारा फिट्स का प्लान है। और तब वो वहाँ पर आग जला देता है और अपने कपड़ों को सुखाने लगता है और तब वो फिट्स को भी अपने कपड़े उतारने के लिए कहता है और कहता है, एक लड़की ने मुझे बताया था कि एल्व्स किसी को भी अपनी स्किन नहीं दिखा सकते क्योंकि ये उनके लिए बहुत गलत बात होती है, तो इसलिए मैं अपना मुंह उधर कर लेता हूँ। तो अब जल्दी से अपने कपड़े चेंज कर लीजिए और उन्हें सुखा लीजिए। पर हम देखते हैं सिल्फी अभी भी अपने कपड़ों को नहीं चेंज करती और तब रूडियस इस वजह से वहाँ से जाने लगता है, पर सिल्फी उसे रोक लेती है और रूडियस को उसके कपड़े खोलने के लिए कहती है। तो रूडियस एक एक करके उसके कपड़ों को खोल देता है और सोचता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि मैंने ये कान पहले भी कहीं देखे हैं और ये सेम चीज पहले भी कभी हुई है। और तब वो जैसे ही सिल्फी का चश्मा हटाता है तब वो चौंक जाता है और कहता है, फिट्स क्या आपका असली नाम सिल्फियाट है? जिसे सुनकर सिल्फी रोने लगती है और उससे जोर से गले लगा लेती है। तब रूडियस सोचता है, यह अभी भी पहले की तरह रोंदू बच्चा है। तब सिल्फी कहती है, मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया और हमेशा तुमसे ही प्यार किया है और अब भी मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, तो इसलिए प्लीज मुझे छोड़कर कभी मत जाना, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहती हूँ। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।